Hello and again welcome to my YouTube channel. I am डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो है जैसा कि हम अभी कुछ पिछली वीडियो में देख चुके हैं। मैंने यूपी पीजीटी इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और उससे जुड़े हुए बच्चों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है थ्रू माय वीडियोस। उसी कंटिन्यूशन में मैं आज की वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा जो एरिया ऑफ अटेंशन है वो बच्चों के लिए है यूपी पीजीटी का इंटरव्यू। ओके, क्योंकि यूपी में पीजीटी एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों का जो फोकस इसी पर है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद हमें इंटरव्यू के लिए क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। और मैं डेली ही करीब 200, 300, 400 प्लस के आसपास मैं कमेंट रिसीव करता हूं और उस कमेंट के हिसाब से, उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं। तो पहले भी मैंने हालांकि काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो कि और बच्चों के भी होंगे, क्योंकि बच्चे कई बार मुझसे सिमिलर सवाल कर लेते हैं। तो मैं उनसे ये तो नहीं कहता हूँ कि आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। मैं या तो उन्हें वहीं के वहीं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर मैं एक क्यूमुलेटिव, एक कलेक्टिव एक वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। ओके, तो उसी कंटिन्यूशन में मैंने आज की भी वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा, मैंने जो लास्ट 2 वीडियोस शेयर की उसमें मैंने बात की थी कि जो अभी आयोग ने इंटरव्यू के लिए टाइम ड्यूरेशन कम देने का जो एक फैसला लिया है, तो उसको बताया, ठीक है, उसको विश्लेषण किया उसका कि उसका इफेक्ट क्या होगा आप लोगों के ऊपर और आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के ऊपर। तो आज के जो सवाल हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि एक सवाल मुझसे एक बच्चे ने किया कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, एक बार में बता दीजिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि मैंने बात की लोगों से और जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं और जिन्होंने सिलेक्शन पाया है पीजीटी में, तो उन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके स्टार्टिंग फ्रॉम 10th टू योर 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ये कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, ये होनी ही चाहिए। और नहीं है तो कम से कम प्रोविजनल तो होनी ही चाहिए, जिससे कि आप उसे शो कर सकें। उसके अलावा एक सीएमओ का, यानी कि आप सीएमओ की तरफ से एक आपका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है, वो आपका लगेगा। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी 6 महीने पुराना होना चाहिए। और डोमिसाइल अगर आप दिखा रहे हैं कहीं का, तो वो डोमिसाइल भी पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट प्रारूप पे जो बना होना चाहिए। ओके, तो डोमिसाइल की बात मैंने की थी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आपका होना चाहिए जो कि आपके पिछले इंस्टीट्यूशन से आपको मिलेगा, जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन है जिससे आप पढ़ के आए हैं, वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट से बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको लगाना होगा। ठीक है, तो उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं या किसी भी अदर स्टेट में समान वेतन पर, यानी कि जिस स्केल पे आप पीजीटी के लिए यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी अगर अदर स्टेट में आप ऑलरेडी पीजीटी हैं और वहाँ से आप सोच रहे हैं कि हमें घर मिल जाएगा, हम घर के करीब आ जाएंगे या जो है थोड़ा सा अपने यूपी में आ जाएंगे। ओके, तो उसके लिए उन्हें अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लगानी पड़ेगी। और अगर आप एनओसी नहीं लगाते हैं तो उसमें अगर आप नोटिफिकेशन में देख, पॉइंट नंबर 15 है, एडमिट कार्ड जब आप लेते हैं या नोटिफिकेशन पर पॉइंट नंबर 15 है, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपना जो है एनओसी नहीं लगाते हैं तो कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि एक तरीके का क्राइम है ये, क्योंकि आप समान वेतन पे आप एक जगह से दूसरी जगह आना चाह रहे हैं, तो आप एक सीट ऑलरेडी खराब कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप किसी उच्च वेतन पे जाते हैं या किसी हायर सैलरी पे जाते हैं तब एक बात अलग होती है, लेकिन आप सिमिलर स्केल पे, सेम पे स्केल पे आप एक स्टेट छोड़ के या एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सीट खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एनओसी चाहिए होगी अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। और बहुत इस केस में बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको एनओसी दी जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब पा चुके हैं सेम स्केल पे। तो अगर आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आपके पास एनओसी नहीं है, तो आपका जो है अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ दंडात्मक जो है कार्रवाई भी की जाएगी। ये आयोग ने भी कहा है और कोर्ट ने भी कही है ये बात। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, एनओसी आपके पास होनी चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात बताई। अब बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कमी है, हमारे पास है नहीं। एक लड़की ने मुझसे कहा कि सर मैंने बीए करा था, बीए फर्स्ट ईयर में एक कॉलेज से किया है 1 साल और बाकी के 2 साल अलग अलग कॉलेज से किए हैं,
तो कोई फ़र्क नहीं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आपको डिग्री मिलेगी वो तो एक ही यूनिवर्सिटी से मिलेगी, ठीक है। कॉलेज चाहे डिफर हो जाए लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी सेम रहेगी। तो कोई फ़र्क नहीं, आप डिग्री निकलवा लीजिए। डिग्री अगर पुरानी हो जाती है तो फिर तो कॉलेज से डिग्री आपको मिल जाती है। जब किसी ने अभी लेटेस्ट ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उस केस में डिग्री निकलने में टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी ने एमए पुराना हो गया किया हुआ उसका, या ग्रेजुएशन उसकी पुरानी हो गई है, तो डिग्री रेडी तक तैयार रखी होती हैं आपके कॉलेजेस में। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने एमए किया था इकोनॉमिक्स में, हालांकि मैं एमबीए पीएचडी हूँ, ओके। और बीच में मुझे शौक हुआ कि मुझे इकोनॉमिक्स से एमए करना चाहिए, तो मैंने इकोनॉमिक्स से भी मास्टर्स ऑफ आर्ट कर लिया, आज से करीब 8 साल पहले, 7-8 साल पहले। और मैंने उसकी डिग्री नहीं निकलवाई। तो मुझे भी यही लग रहा था कि डिग्री होना चाहिए, डिग्री निकलने में टाइम लगता है। तो मैंने अपने सोर्सेज से पता किया, तो ये पता चला कि जिस कॉलेज से आपने एमए किया है वहाँ पर ऑलरेडी डिग्री पहुँच चुकी है, क्योंकि टाइम इतना हो गया है। तो मैं वहाँ गया, मुझे यू वॉन्ट बिलीव आधा घंटा नहीं लगा और मेरी डिग्री मेरे हाथ में आ गई, ठीक है। तो ये उस केस में होता है कि अगर आपने अभी जल्दी किया है तो डिग्री में टाइम लगता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से इशू होती है। लेकिन अगर आपको किए हुए टाइम हो गया तो आपकी डिग्री आपके रेस्पेक्टिव कॉलेज में पहुंच चुकी है ऑलरेडी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस टाइम बच्चों को यही है कि उनके पास डिग्री नहीं है। और पता नहीं मैंने क्या देखा है, ये कल्चर है हमारे यूपी में, बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इंटर तक तो बच्चों के अंदर ये होता है कि उन्हें सनद मिल जाती है, और सनद बोलते हैं इसको हम देसी भाषा में, कि वो सर्टिफिकेट या सनद ले लेते हैं। लेकिन जहाँ वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो मार्कशीट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डिग्री की कदर नहीं है। वो समझते हैं मार्कशीट ही मेन होती है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो डिग्री पे लापरवाही कर जाते हैं, और फिर बाद में जब कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं या निकल जाता है, उसके बाद कहते हैं अरे हमारे पास डिग्री नहीं है। मैंने बहुत बच्चों से पूछा तो वो कहते हैं हमने डिग्री निकलवाई ही नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ही डिग्री पड़ी हुई है। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही एक सर्टिफिकेट है जो आपको सर्टिफाई करता है कि हाँ, कि आपने फला इंस्टीट्यूट से आपने, या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया या बीए किया या बीएससी एमएससी जो भी आपने किया है। तो डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई चीज़ की है तो उसका प्रमाण तो आपके पास होना चाहिए, तो उसे वक्त रहते जल्द से जल्द अपने हाथ में लेना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रूव दैट आई हैव डन बीएससी और बीए और बीकॉम और व्हाट्सएवर, और एमए और एमएससी और एमकॉम व्हाट्सएवर, ओके। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज की डेट में मैंने बीएससी से लेके 10th से लेके 12th बीएससी, एमबीए, पीएचडी, एमए इकोनॉमिक्स, सबकी मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेड मेरे पास है। तो उससे एक आपको बहुत मेंटल सुकून मिलता है। तो टाइम रहते हर चीज़ निकलवा लीजिए, ठीक है। उससे ये होगा कि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको सिर्फ एक बहुत से बहुत कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना रह जाएगा, और एक सीएमओ के यहाँ से आपको जो है हेल्थ का जो आपका जो सर्टिफिकेट बनता है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो बनवाना रह जाएगा। फिर आपका सारा फोकस सिर्फ किस पे होगा कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में आप भागते रहोगे, यूनिवर्सिटी भाग रहे हो, कभी कॉलेज भाग रहे हो, फिर है ना, उसी में आपको और अदर एग्जाम्स भी देने हैं। कोई जीआईसी का एग्जाम दे रहा है, कोई और अदर एग्जाम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम आखिरी मोमेंट पे ये सब काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, एग्जाम भी खराब होते हैं, टाइम भी खराब होता है, और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है, ओके। अपनी एनर्जी को बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि ये एनर्जी जो है आपको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही अहम कामों में लगानी होती है। आपका आजकल देखा है बच्चों का सारा टाइम जो है फालतू कामों में ज़्यादा चला जाता है, और उनको उनकी जो मेहनत है, उनकी जो ताकत है, जिस्मानी, दिमागी और एनर्जी जो है वो पढ़ने में और जॉब तलाश करने में या जॉब के लिए अप्लाई करने में नहीं जाती, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है। डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर में, या इधर उधर भागने के चक्कर में, या अपने मकसद को, अपने एम को पूरा करने के मकसद उसमें, ओके। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, पक्के रखिए। नाम में कहीं गलती है तो सही करा लीजिए, नहीं तो उसका नोटरी बनवा लीजिए, ओके। एक तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। उसके अलावा कुछ सवाल जैसे मुझसे बच्चों ने किए कि काफ़ी बच्चे जो है नेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, वो नेट भी देते हैं, नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, और उसके बाद वो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि क्यों ना हम हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करें, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ट्राई करें। तो क्या तरीका है? तो पहले मैं आपको बता दूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब जो है आपको नेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। आपका मास्टर्स हो 55% के साथ, आपका यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया हो, और पीएचडी हो, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो है पीएचडी ले रहे हैं। तो अभी अगर आप देखें जो यूपी हायर एजुकेशन, आपने देखा होगा कि जो अभी कमीशन की जो वैकेंसी आई उसमें भी उन्होंने नेट पीएचडी की बाध्यता
रखी है, तो नेट तो होना ही चाहिए, साथ साथ आपके पीएचडी भी होना चाहिए। तो आप पीएचडी पहले कंप्लीट करें, उसके बाद जब भी कभी कमीशन की वैकेंसी आती है तो उसके लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो नेट और पीएचडी मानते हैं। अगर नेट नहीं है तो पीएचडी होना चाहिए, और पीएचडी नहीं है तो कम से कम नेट होना चाहिए और पीएचडी परसुइंग होना चाहिए। ओके, तो ये मेरा एक सुझाव है, आप लोग पीएचडी ज्वाइन कर लें अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है। और उसके अलावा देखिए, सवाल तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, सवाल आते रहेंगे और मैं सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। और भी आप सवाल है मुझसे शेयर करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब आपको उसी मैसेज बॉक्स में दे दूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता है तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देता हूँ, तो इससे आपका भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।